माजरत चाहता हूँ, आने में देरी हो गई। 1 घंटा 10 मिनट। बैठो। जनाब, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो आने में देरी हो गई। आप खफा तो नहीं ना? अरे नहीं, मैं जानता हूँ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही। जानते हो, एक मुसन्निफ के लिए वक्त मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो सिर्फ मिजाज। और वैसे भी जिस मौसम में तुम आए हो वो लिखने की हजारों दावतें देता है। कभी मोहब्बत से सिफारिशें करवाता है तो कभी जी, आज न जाने इस वीडियो को क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है? जी मौसम की खराबी की वजह से शायद। अच्छा, मैं तुम्हें बतलाता चलूं कि अफसाना मुकम्मल हो चुका है, बस टाइप करना, कल सवेरे ही प्रेस भिजवा देंगे। जी फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। सुनो सफिया, 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 लगता है मसरूफ है, चाय का बोलकर आता हूँ। अच्छा जनाब, अदरक पड़े। वीडियो को क्या हो गया, क्या मसला है? आओ देखें। अरे ये तो चल पड़ा, लेकिन फायदा क्या? आज तो ड्रामा सुनने से ही मोहताज रह गया। जी आज महविश फारूकी ने ड्रामा सुनाया था। अच्छा, और तो और जनाब, आज रेडियो पर बता रहे थे कि गदर के दौरान जो लोग मारे गए उनके घर वालों को अरब के एक शेख ने मुआवजा देने का ऐलान किया है जनाब। हाँ, किसी की लुटी हुई सल्तनत कोई मुआवजा कैसे आबाद कर सकता है? ये पढ़ो, आज लिखा था, जब मैंने उस खून के समंदर में गोते लगाए जो इंसान ने इंसान की रूहों से बहाया, तो मुझे चंद मोती में आंसुओं की, अफसोस की, शर्मिंदगी। सोच रहा हूं इन्हीं अल्फाजों से शुरू होता एक अफसाना एक दिन जरूर मुकम्मल करूंगा। जनाब, गदर और बंटवारा होने काफी वक्त हो चला है। अब कब तक मायूसी की जंजीरों में खुद को यूं कैद रखेंगे? अब भूल भी जाइए उस हादसे को जनाब, भूल भी जाइए। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि जब जहानत की कब्र खोदकर नादानी की कोख से पैदा होता है मजहब, हलाक करता है एक मासूम गर्दन और खींचता है दुपट्टा भरे बाजार में। पहले गुलाम थे तो आजादी का ख्वाब, और अब आजाद है तो कौन सा ख्वाब देखेंगे? मैं किसे अपना मुल्क कहूं? लोग दर दर क्यों मर रहे हैं? इन सब सवालों के मुख्तलिफ जवाब हैं। हिंदुस्तानी जवाब, पाकिस्तानी जवाब। कोई इसे 1857 के खंडर में ढूंढता है तो कोई इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जिम्मेदार ठहराता है। कुछ लोग तो ऐसे भी है जो इसे मुगलिया हुकूमत के मलबे में टटोलते हैं, सब पीछे देते हैं। लेकिन आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। ये मजमून सुनाते सुनाते मैं उन सब से मार खा दूंगा और उफ तक नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई हिंदू मुस्लिम फसाद में मेरा सर फोड़ दे तो मेरी खून की हर बूंद रोती रहेगी। मैं आर्टिस्ट हूं, ओछे जख्म और भद्दे घाव मुझे पसंद नहीं। पर जनाब,
खुद को ये तकलीफ देने से कुछ हासिल है क्या? मैं खुद को क्या तकलीफ दूंगा? ये तो मेरा ज़मीर है जो मुझे कचौटी देता है और मजबूर करता है मेरे वजूद को सुलगने पर। आप अफसरदा ना हो जनाब। वक्त हर जख्म का मरहम होता है जनाब। वक्त, अगर वक्त हर जख्म का मरहम है तो मैं चाहूंगा कि वक्त यही थम जाए, क्योंकि अब आदत सी हो गई है इन जख्मों को कुरेदने की। है, शुरू करो। फाइनल ड्राफ्ट खोल दो। तारीख 13 नवंबर 1947। निगार सादत हसन मंटो। सरसराती हवा को चीरती वहशी आवाजें, लहू में बहता इंसानी मरकज, जिस्मानी पत्थरों से बनता कच्चा रास्ता वहशत को स्टेशन तक ले गया। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे निकली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, बहुत से जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे जब कैंप की ठंडी जमीन पर बूढ़े सिराजुद्दीन ने अपनी आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक मुतलातिम समंदर देखा, तो उसकी सोचने और समझने की कुव्वत और कमजोर हुई। वो देर तक गदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा थी, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं देता। गदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई। तेज रोशनी उसके वजूद के रगो रेशे में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग में कई तस्वीरें लौट गई। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना, सकीना, सकीना मेरी बच्ची, सकीना मेरी बच्ची खो गई है। क्या किसी ने देखा है उसे? लाल रंग का कुर्ता डाला है उसने। क्या किसी ने देखा है उसे? सकीना, सकीना। पूरे 3 घंटे सकीना सकीना पुकारता वो कैंप में खाक छानता रहा, लेकिन उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता नहीं। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफिजे पर जोर देकर यह सोचने लगा कि उसकी बेटी उससे कब और कहां मिला। लेकिन सोचते सोचते सिराजुद्दीन का दिमाग सकीना की मां की लाश पर जम जाता है, जिसकी
सारी अंतड़िया बाहर निकली हुई थी। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन के आंखों के सामने ही अपना दम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहाँ थी, जिसके मुतालिक उसकी मां ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था, मगर सकीना ने उसे चिल्लाकर कहा था, अम्मा जी छोड़िए। लेकिन उसने वो दुपट्टा उठा लिया था। ये सोचते सोचते सिराजुद्दीन अपने कुर्ते की उभरी हुई जेब की तरफ देखता है और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकालता है। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ है? मेरी माचिस कहाँ है? ये तो सकीना का दुपट्टा है। वो मेरे साथ स्टेशन तो नहीं आई थी। क्या वो मेरे साथ गाड़ी में आई थी? गाड़ी कहीं रुकी तो नहीं थी, कहीं बलवाई तो नहीं घुसे थे, कहीं वो लोग उसे उठा तो नहीं ले गए। खुदा खैर। अच्छा जनाब, एक सवाल है जो मेरे जहन में हमेशा रहता है। शायद लोग आपको स्याह कलम कहते हैं क्योंकि आपके ज्यादातर अफसाने गदर या बंटवारे के मुतालिक हैं। आपने जो लिखा है वो हकीकत है, पर फिर इस हकीकत से इनकार कैसा जनाब? यही सवाल शागिर्द साहब, यही सवाल खुद से पूछते पूछते सादत हसन फकत मंटो बन चुका है। असल में जो मैं लिखता हूं उन बातों का तस्करा लोग हर रोज अपने मुंह से करते हैं, लेकिन जब वही बात कागज में लिखे अल्फाजों की शक्ल में तक पहुंचती है तो हकीकत से इनकार होता है। लेकिन मतलब तो एक ही है ना जनाब? अगर लोग ये बात समझने लग जाए तो मैं अफसाने क्यों लिखूंगा? हाँ, वो बात अलग है कि इससे मेरी दो वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता है। काश कोई जमाना आए जनाब जब लोग आपके अल्फाजों की कदर करें। जमाना आएगा नहीं, लाना पड़ेगा, जब लोग आंखों से सुन सकेंगे और हाथों से देख सकेंगे। खैर, शुरू करो। जी जनाब। 6 रोज बाद जब होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। वो कुछ नौजवान थे जिनके पास लाठी थी, बंदूकें थी। बस अब यही सारी लाशें हैं। अरे इन्हें भी लारी में डाल दो। जनाब, काफी ज्यादा लाशें हो गई लारी पर, बहुत सारी कब्रें खोदनी पड़ेगी। अरे तो ऐसा करो और लोग इकट्ठा करो, कपड़े साफ पहुंचो, बदबू आने लगी है इनसे। जल्द से जल्द करना पड़ेगा नहीं तो पिज्जा खराब होगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, मैं बहुत देर से आप लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ध्यान रखना। जल्दी कर। मुझे
मुझे लोगों ने बताया कि गुमशुदा हुए लोगों को ढूंढने की आप लोगों ने मुहिम शुरू की है। देखिए जनाब, अगर आपको किसी तलाश है तो आखिरी वाले कैंप में जाइए, वहां पर्चे भरे जा रहे हैं, वहां गुमशुदा व्यक्ति का नाम और हुलिया लिख के भर दो। बेटा मुझसे पढ़ना लिखना नहीं होता बेटा। मेरी बच्ची। अरे जनाब, बहुत लोगों ने पर्चे भरे हैं, कोई ना कोई आपकी मदद कर ही देगा। बेटी है। अच्छा सुनिए, कब से लापता है आपकी बेटी? जी मैं सिराजुद्दीन अमृतसर से हूँ। मुगलपुरा आने के लिए अपनी सोचा और अपनी बच्ची के साथ गाड़ी में सवार हुआ था। रास्ते में मेरी सोचा मारी गई और मेरी बच्ची। देखिए, आपने बेटी का नाम और हुलिया बताइए। लिख पे जल्दी कर। लिखिए भाईजान। नाम सकीना, गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत है। मुझ पर नहीं अपनी मां पर गई थी। उम्र 17 बरस के करीब, आंखें बड़ी बड़ी। नाम जल्दी बताइए तो जमीने हमारे पास। आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह और दाहिने गाल पर एक मोटा सा तिल। मेरी एक लौती बच्ची है जनाब। ढूंढ लाइए, तुम्हारा खुदा वाला गिरेगा जनाब, जनाब। परेशान मत होइए। अगर आपकी बेटी जिंदा होगी तो चंद ही दिनों में आपके पास होगी। भरोसा रखो हम पे। चल बे, चल जनाब। रजाकार नौजवानों ने बड़े चस्पे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को ये यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। नौजवानों ने कोशिश की, जान हथेलियों पर रखकर वो अमृतसर गए। कई मर्दों, कई औरतों और कई बच्चों को निकाल कर उन्होंने महफूज मुकामों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, लेकिन सकीना कहीं नहीं। अच्छा जनाब, सर्बिया के एक नॉवेल निगार ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि हर बड़ा आदमी गुसल खाने में सोचता है। जनाब, आपका इस मुद्दे में क्या ख्याल है? मुझे तजुर्बे से ये मालूम हुआ है कि मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, क्योंकि मैं गुसल खाने में नहीं सोचता। लेकिन हैरत है कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक बड़ा कहानीकार हूं। जनाब, डॉक्टर ने आपको सिगरेट से परहेज बोला है। मेरी आपसे गुजारिश है, आप ज्यादा न पिए। मैं मानता हूं कि जिंदगी अगर परहेज से गुजारी जाए तो एक कैद है, और अगर बदपरहेजियों से गुजारी जाए तो भी एक कैद है। देखो, एक रोज वो उसी खिदमत के लिए लानी में बैठकर अमृतसर जा रहे थे कि छहटा के पास उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज सुनकर वो बिटकी और भागना शुरू कर दिया।
खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बिठा दिया। एक ने तो उसे अपना कोट उतार कर दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के बाइस वो बड़ी उलझन महसूस कर रही थी और बार बार अपनी बाहों से अपना सीना ढकने की कोशिश में मसरूफ थी। कमाल है जनाब, मुझे लगता है कि जो लोग आपके अफसानों की मुखालिफत करते हैं वो लोग भी आपका ये अफसाना तो बड़ी खुशी से पढ़ेंगे जनाब, क्योंकि आपका ये अफसाना अफसुर्दगी और मायूसी से दूर लग रहा है जनाब। अफसुर्दगी जिंदगी का वो आईना है जिसमें वो लोग बदसूरत नजर आते हैं जिनमें सच्चाई देखने की जरूरत है। और मैंने किसी को दावत नहीं दी कि मेरे अफसाने आके पढ़े। वैसे भी अफसाना मुकम्मल नहीं हुआ अभी तक। तो क्या मैं समझूं एक और मुकदमा? नहीं, तुम तो ये समझो कि जमाने को बदलने में एक और कदम का इजाफा होने वाला है। और हर बार की तरह जमाना नहीं बदला तो जनाब? नीम के पत्ते कड़वे ही सही, खून तो साफ करते हैं। आपका हर अल्फाज जिंदगी रखता है जनाब। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं आपका शागिर्द हूँ। शागिर्द साहब, टाइप कीजिए वरना फजर की नमाज यहीं पढ़नी पड़ जाएगी। ये अगर बारिश ऐसी होती रही तो शुरू करो। कई दिन गुजर गए, सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर नहीं मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहता और दिन रात उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता जिन्होंने उसे ये यकीन दिलाया था कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में वो उसे ढूंढ निकालेगी। एक रोज सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवानों को देखा। लारी में बैठे थे। कितने नाम पे? जनाब, तो ये कल बैठ कर क्या हो? सकीना पटरी पे डाल दी थी जैसा आपने बोला था। बेटा, बेटा पहचाना मुझे? मैं सिराजुद्दीन। तुम्हारी बेटी गुम गई थी ना? याद है मुझे। बहुत देर गुजर गए, कुछ खबर नहीं मिली। दफ्तर के मुलाजिम भी कुछ जवाब नहीं देते बेटा। अरे चाचा, हजार आ गए। कितने लापता है? कुछ इधर हो गए, कुछ उधर हो गए। अब हमारा यही काम जो है ना कि आपकी बेटी को ढूंढते रहे यहाँ पे। दम करके रखा हुआ इसने। क्या कुछ भी खबर नहीं मिली? चल जाएगा। जैसे ही तुम्हारी बेटी का पता चल जाएगा हम तुमको खबर कर देंगे। चल जाओ यहाँ से, बहुत काम है हमको यहाँ पे। चल बे, चल। जनाब, बेटा चल जाएगा कहते कहते लारी चल गई। सिराजुद्दीन ने फिर उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी और उसका जी इसी कदर हल्का हो गया। क्या हुआ, रुक क्यों गए? जनाब, न जाने क्यों मेरा दिल मेरे हाथों को इजाजत नहीं दे रहा है जनाब। और मेरा जहन इस अफसाने की इब्तिदाओं की इत्तिला दे रहा है जनाब। अजीब से कैफियत है जनाब। किसी ने कहा था कि हद के अंदर कुछ भी नहीं, जो कुछ है हद के बाहर है। अपने वजूद को जानने के लिए एक शख्सियत का आजाद और बेतकल्लुफ होना बेहद जरूरी है। बहरहाल शुरू करें। एक रोज कैंप में
जहां सिराजुद्दीन बैठा था उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। कुछ नौजवान कुछ उठाकर ले जा रहे थे। भाईजान, कौन है ये? क्या हुआ है? पता नहीं, कोई लड़की है। एक दिन मिली थी कि रेलवे लाइन के बाद बेहोश है। हम गए तो देखा हालत तो खराब है, इसलिए कैंप में अस्पताल ले आए। उन्होंने उस लड़की को कैंप में सुपुर्द किया और चले गए। सिराजुद्दीन कुछ देर तक यूं ही बाहर खड़ा रहा और आहिस्ता आहिस्ता कैंप के अंदर चला गया। कमरे में कोई भी नहीं था। हाँ, एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उस लाश की तरफ बढ़ा। कमरे में दफदर रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लश के सट चेहरे पर चमकता हुआ दिल देखा और चिल्लाया, सकीना! सकीना! सकीना मेरी बच्ची! सकीना! मेरी बच्ची उठो! सकीना! डॉक्टर ने जिसने कैंप में रोशनी की थी सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? ये मेरी बच्ची है! बच्ची है ये मेरी! सकीना! खिड़की खोल दो। सकीना! सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश पैदा हुई। बेजान हाथों से उसने अपना इजारबंद खोला और शलवार नीचे सरकाया। मेरी बेटी जिंदा है! मेरी बेटी जिंदा है! मेरी बेटी जिंदा है! जिंदा है मेरी बच्ची! डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया। जनाब, मेरी औकात तो नहीं कि मैं कह सकूं कि इसे पब्लिश मत कीजिए, पर अगर शागिर्द होने के हैसियत से आपको मुश्किलों में जाने से रोकना मेरा फर्ज है जनाब। वैसे ही लोग आपकी मुखालिफत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और इसे पढ़ने के बाद उनको बवाल ना करते। वैसे यहाँ पर कई मुकदमे चल रहे हैं, इसे जारी मत कीजिए जनाब। ये आपको और मुसीबत में डाल देगा, ये आपको और मुसीबत में डाल देगा। इसे जारी मत कीजिए। मैं अपनी आंखें बंद भी कर लूं, लेकिन अपने ज़मीर का क्या करूं? मुझ पर मुकदमे चल रहे हैं, चलते रहेंगे। लोग बोलते रहेंगे। एक दिन मैं मर भी जाऊंगा, लेकिन वो मेरी कहानियों को कैसे मारेंगे? मैं मानता हूं कि मेरी कहानियां एक आईना है जिसमें समाज अपने आप को देख सके। और अगर किसी बुरी सूरत वाले को आईने से ही शिकायत है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुझ पर ये इल्जाम है कि मैं फहश हूं, यानी ऑब्सीन और वल्गर कहानियां लिखता हूं। औरतों और मर्दों के जिन्स रिश्ते के बारे में लिखता हूं, वेश्याओं के बारे में लिखता हूं। क्यों ना लिखूं?
क्या वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं? मैं मानता हूं कि हर उस चीज के बारे में लिखा जाना चाहिए जो आपके सामने मौजूद है। मेरे अफसाने पढ़कर किसी भी नॉर्मल इंसान के मुंह से घटिया जज्बात की लार नहीं टपकती। सवाल यह है कि जो चीज जैसी है उसे वैसी ही पेश क्यों न किया जाए? ताक को रेशम क्यों कहा जाए? आपको मेरा अफसाना पसंद आए ना आए, इसका फैसला आप खुद कर लीजिए। हकीकत से इनकार करना क्या हमें एक बेहतर इंसान बनाएगा? मैं कोई हंगामा पसंद नहीं और ना ही सेंसेशनलिस्ट हूं। मैं उस समाज की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से ही नंगी है? उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं। मैं काली तख्ती पर सफेद चौक का इस्तेमाल करता हूं ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। तो मैं शुरू करूंगी पहले प्ले से, जिसका नाम था खोल दो। वो प्ले लिखा गया है सादत हसन मंटो द्वारा, और वो उस टाइम का प्ले है जब इंडिपेंडेंस का टाइम था, सन 1947 का। और इस तरीके के जो राइटर्स हैं वो हमेशा में इंस्पायर करते हैं कि हम थिएटर की दुनिया में ऐसे प्लेस को आगे लेके आएँ, अडेप्ट करें और सोसाइटी पे और अपनी ऑडियंस पे एक छाप छोड़ें, एक मैसेज छोड़ें। अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच। आप लोग पसंद करते हैं इसीलिए हम ऐसे प्लेस आगे लेके आते हैं। तो इस प्ले के डायरेक्टर रहे हैं नचिकेत पाटिल एंड सुनील चौहान। इस प्ले की कास्ट सादत हसन मंटो, नचिकेत। जो इनके असिस्टेंट बने थे हमारे बहुत ही टैलेंटेड फर्स्ट ईयर राइट हैं कृतिश अग्रवाल। और इसके साथ वी हैव अ फ्यू पीपल हियर जो 2021 बैच में हैं और उनका ये लास्ट प्ले है इन द कॉलेज। विद दिस सिराजुद्दीन played by तारिश नवेटिया। जो हमारे आतंकवाद के एक इवल इमेज जो बने थे वो है निर्भय मित्तल एंड अतिशय जैन। और मैंने भी छोटा सा रोल किया था, पर इस कहानी का मेन कैरेक्टर था सकीना सॉन्ग एंड आसपास। Yes, yes. And we have a few people supporting us in this play. Divyam, Krishna and Arjun. And the lights were done by Dhruv, Dipanshu and Advay, and sound by Sri.